हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का इंडियन एजुकेशन 09 में मैं आलोक मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हमने जो लाया है आपके लिए वो लाया है जो मैं पिछले क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पढ़ाया था। 1 घंटे का वीडियो जो पूरा मैंने ख़त्म करने का प्रयास किया था और ख़त्म किया था भी। तो अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से मैंने आज आपको 50 क्वेश्चंस लाया है। उस 50 क्वेश्चंस में आप अगर ठीक से पढ़े होंगे तो आप 30 से 40 क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर पाएंगे, यानी कि 40 क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, ध्यान से नहीं मेरी वीडियो को देखे होंगे, तो शायद आप देखिए कितना कर पाते हैं। और मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चंस बोलूँगा, उसका ऑप्शन बोलूँगा, जो आपको सही लगेगा, ए बी सी डी जो भी लगेगा सही, आप पहले खुद उसे कॉपी पर लिखिएगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, उससे फिर मिलान कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का मैं स्टार्ट करता हूं। उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है कि मैंने 2 दिन पहले इस वीडियो को डाला था इंडियन पॉलिटी को, और उसके बाद मैं अपने कॉपी पर नोट्स पर लिख कर लाया हूँ जो जहाँ से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आपका तो इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से, भारतीय राज्य व्यवस्था से। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। चलिए अब आंसर आप लोग बताइए कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। ऑप्शन दे देता हूँ। पहला JV कृपलानी, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और D BN राव। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपका आंसर, और आपका सही आंसर ये है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो आप खुद से इसे मिला लीजिए, आप क्या सही कर पाएँ या गलत कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, सभी मामलों में अधिकार जनता के पास, भारत में संसदीय शासन है, राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। अब आप इसमें बताइए। चलिए तो मैं आंसर बताता हूँ। राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं है, ये सही होगा। यानी कि भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ ये है कि राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति एक बार बना है तो उसी का बेटा राष्ट्रपति है, उसी का बेटा प्रधानमंत्री अगर है तो प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा पद नहीं है। यहाँ वंशानुगत नहीं है, उसी का वंश नहीं चलेगा, यहाँ जनता का चलता है। तो जनता जिसको चुनती है उसकी सरकार बनती है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि भारत का गणतंत्र का अर्थ यही है कि राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं है। देखिए, क्वेश्चंस को बनाना आसान है, लेकिन जब ऑप्शन आपको मिला जुला देगा तो उसमें आपको क्या होगा कि आप कन्फ्यूज करते हैं। तो इसलिए मैं ऑप्शन भी बोल दे रहा हूँ, आप कन्फ्यूज ना होइएगा, सोचिएगा फिर बनाइएगा। तीसरा नंबर, विश्व के किस देश में सबसे पहले लिखित संविधान बनाया गया है। अब ये मैंने आपको बताया था, मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि विश्व के किस देश में सबसे पहले लिखित संविधान बनाया गया है। स्विट्जरलैंड, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका। तो देखिए, विश्व के जो सबसे पहले लिखित संविधान जहां बनाया गया था वो था अमेरिका था, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, जबकि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान अमेरिका का है, ब्रिटेन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। यह कथन किसका है। KC विकल का, MB पायली का, जेगिंस का, KT शाह। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब आप सही कीजिए कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है। जेगिंस का। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्णित नहीं है। धर्म, वंश, भाषा, जाति। तो देखिए नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा। निम्न में से किस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्णित नहीं है। तो भेदभाव वर्णित किस आधार पर नहीं है, भाषा के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं है। नेक्स्ट, संविधान का 6 नंबर है, संविधान का अनुच्छेद 1 को भारत को घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद जो 1 है वो क्या घोषित करता है भारत को। तो ये भारत को राज्यों के संघात्मक राज्य के रूप में घोषित करता है, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है। इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 1 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, निम्न में से कौन सत्य है। इसमें से कौन सत्य है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को अधिकारी के खिलाफ दिया गया है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को व्यक्ति के खिलाफ प्रदान किया गया है।
मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं या मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्रदान किया गया है? तो देखिए, इनमें से सत्य ये है कि मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्रदान किया गया है। ठीक है, अगर आपको कहीं लगता है कि गलत है या आपको अगर ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर उसका सही आंसर होगा उस पर मैं विचार करूँगा, तो उसे फिर सुधार करूँगा। ऐसे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है तो मैंने सब सारा सही यहाँ पर बनाया है आपको, और सही ही है, ये 100% सही है। बट आपको कहीं कंफ्यूज होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट कीजिए कैसा लगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते, कमेंट कीजिए कैसा लगा, सही है, गलत है, या कुछ और सुधार करना चाहिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? परमादेश किसे जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? ऑप्शन ए, कंपनी के वेतन बढ़ाने के लिए, सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए, किसी बंदी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए, या किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमादेश जारी किया जाता है वो किसी भी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार पटेल, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 10 नंबर में आइए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? जो मूल अधिकार हम लोग को दिया गया है उसे निलंबित किया जा सकता है, तो उसे कौन निलंबित कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष पद जो जोड़ा गया है वो कौन से संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संशोधन द्वारा, 44वां संशोधन द्वारा, 46वां संशोधन द्वारा, 32वां संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा 42वां संशोधन द्वारा। भारत के राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। यानी कि भारत के राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1911 के मुंबई अधिवेशन में, 1912 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1913 के सूरत अधिवेशन में। देखिए लगातार 1911, 1911, 1912, 1913। तो इसका सही आंसर होगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अंकित वाक्य सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, विष्णु पुराण से, श्रुत पिटक से, मुंडको उपनिषद से। तो इसका सही आंसर होगा मुंडको उपनिषद से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान को ग्रहण किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के जो एकल नागरिकता है, यहाँ पर एक ही नागरिक के बात होती है, तो एकल जो नागरिकता का प्रावधान किया गया वो किस देश से लिया गया है? ये बताइए, किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से। मैंने वीडियो में बताया था, इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से ही लिया गया। 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक संविधान है। अर्ध संघनात्मक संविधान है, यह कथन किसका है? डी बसु का, डॉक्टर अंबेडकर का, के.सी. विवेकर का, सरदार पटेल का। तो ये सही आंसर होगा के.सी. विवेकर का, के.सी. विवेकर का। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, डी.पी. खेतान, या डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर। भारत के संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश से ग्रहण किया गया है? नहीं, भारत के संविधान में जो शामिल समवर्ती सूची है उसको किस देश से ग्रहण किया गया है? पूर्व सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये क्या हैं? सरकार के अंग हैं, सरकार के प्रकार हैं, लोकतंत्र के स्तंभ हैं, संविधान के अंग हैं। क्या हैं ये? तो ये सरकार के अंग हैं। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये सरकार के अंग हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के महान योगदान देने के कारण किस विद्वान को आधुनिक मनु कहा जाता है? बी.एन. राव, के.एम. मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन।
तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देश के राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करना, देश के कानून का राज स्थापित करना, देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना और देश के नैतिक मापदंड स्थापित करना। तो इसका सही आंसर होगा देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। ये नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया था किसको? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, किसको कहा था? तो इसका सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नीति निर्देशक तत्व 22 नंबर क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुना जा सकता है। यह कथन किसका है? के.टी. वेल, के.टी. शाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा के.टी. शाह। कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 289, 389, 189, 399। तो इसका सही आंसर होगा 379, 379। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 4, भाग 3, भाग 1, भाग 3 का का। तो इसका सही आंसर होगा भाग 3। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब बताइए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैरल प्रणाली द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसके पास सौंपा जा सकता है? यानी कि अगर कोई राष्ट्रपति के पास अगर चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देते हैं? लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। तो देखिए, मैंने 27 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। और एक बात और, हाँ, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इतना क्वेश्चंस आप किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पिछले वीडियो को मैंने बताया था उसी वीडियो से सारा ये क्वेश्चंस, ये इसका आंसर उसमें दिया हुआ है। आप उस वीडियो को देखिए, इसको शेयर कीजिए। जो लोग नहीं जान रहे हैं, एनटीपीसी का एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको पूरा कीजिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए अब 28 नंबर्स आते हैं। तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है? अगर संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग चलाया जाता है? कौन महाभियोग चला सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या संसद के दोनों सदनों द्वारा। इसका सही आंसर होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राज्यसभा का सभापति कौन है? अब बताइए। तो राज्यसभा का सभापति कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। सरकार का भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है क्या? राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय सरकार, इसका आंसर होगा केंद्रीय सरकार का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में,
अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 350 में, किस में है? तो ये सही आंसर होगा अनुच्छेद 352 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि भारत के जो महालेखा परीक्षक हैं उनकी नियुक्ति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महानियंत्रक, भारत का महान्यायवादी या विधि सचिव, कौन होता है इसमें? तो इसका सही आंसर होगा भारत का महान्यायवादी। 34 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 1/3 भाग, 1/5 भाग, 1/10 भाग, 1/10 भाग, 1/10 भाग इसका सही आंसर है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं लोकसभा में एक साल में? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो वर्ष में 2 बार, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है वर्ष में 2 बार। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई वो कौन थी? जयललिता, नरगिस दत्त, वैजंतीमाला, देविका रानी। तो इसका सही आंसर है नरगिस दत्त। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव, वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में या केवल उच्च सदन में। तो इसका सही आंसर होगा केवल विधानसभा में। सरकार या आयोग संबंध है, सरकार या आयोग संबंध है उच्च शिक्षा से, नदी जल विवादों से, शेयर घोटालों से, केंद्र राज्य संबंधों से। तो इसका सही आंसर होगा केंद्र राज्य संबंधों से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, विधि मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा संसद। अब मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, और हाँ, आप बिल्कुल जो भी पढ़ रहे हैं उसे सही ढंग से पढ़िए। और जो अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा साइंस से आएगा, तो मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा उसका मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराते जाऊँगा, ठीक है? तो आप फिर से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 41 नंबर 41, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 10। मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिया, इस बार डायरेक्ट मैं आपको बता दिया। चलिए 43 नंबर यानी 43, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, किसके पास आती है? केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले जो विवाद का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है वो किसके पास है? इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी वास्तविक अधिकारिता के तहत। तो इसका सही आंसर होगा इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं, ए बी दोनों। यानी ए बी दोनों मतलब केवल सर्वोच्च न्यायालय में भी, केवल उच्च न्यायालय में भी। क्या होगा? तो इसका सही आंसर है केवल उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 46 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, राष्ट्रपति। जिसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसका सही आंसर होगा साधारण विधेयक से भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
के संबंध में होती है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या, आप सुनते होंगे संसद में शून्यकाल चलता है, तो शून्यकाल का अर्थ क्या होता है जो बताइए। वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल या प्रश्न उत्तर प्रश्न। इसका सही आंसर होगा प्रश्न उत्तर समय। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 62 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। अगर आप मेरा पॉलिटिकल साइंस भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो देख लिए होंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।